Hello friends, welcome to our channel Quick Commerce. In this video, we are starting the concept of treatment of consumable item for not-for-profit organization. It is our third lecture and we are trying to covering all the accounting aspects related to that particular chapter. It is the very first chapter of class 12th accountancy. For better understanding, please watch all the videos starting from chapter 0. So let's start. बच्चों आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम होती क्या है या फिर ये कंज्यूमेबल आइटम ही क्या होते हैं। तो बच्चों कंज्यूमेबल आइटम्स का मीनिंग होता है इस तरह की कुछ असेट्स जो कि बिजनेस को स्मूथ रन करने में हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि मान लो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जो उसके स्पोर्ट्स मटेरियल हैं दीज आर कंसिडर्ड एज कंज्यूमेबल आइटम। इसी तरह से बच्चों कंज्यूमेबल आइटम्स वो मटेरियल है जो कि आपके बिजनेस को रन करते समय कंज्यूम होगा ही। जैसे कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन लाइक ए कंज्यूमेबल आइटम। तो बच्चों इसी को हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। देखो देखो बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर आइटम। मान लो एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी है जो आपको फोटो में दिख भी रही होगी। एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी है। ये चैरिटेबल डिस्पेंसरी पेशेंट्स को मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। लेकिन बच्चों ये चैरिटेबल डिस्पेंसरी को मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलती, तो ये तो इसके बदले में पैसे दे के आती है और उसके बाद इस मेडिसिन को फ्री ऑफ कॉस्ट बांट देती है। इससे इस मेडिसिन पर होने वाले खर्चे को हम कंज्यूमेबल आइटम कंसिडर करते हैं और इसकी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को आज सिखाने जा रहा हूं। तो बच्चों इसको हम बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, तो आप आओ और मेरे साथ स्टार्ट करो। देखो बच्चों, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को आप लोग सभी देखेंगे। एज्यूम करो ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है। बच्चों यहां पर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेडिसिन को लेने, नॉट परचेज। तो बच्चों ये चैरिटेबल हॉस्पिटल इनको मेडिसिन देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बट बच्चों ये मेडिसिन क्या इस चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए, क्या ये मेडिसिन इस चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आती है? नहीं बच्चों, इसके लिए एक कीमत पे करता है। तो एक पूरे साल में, एक फॉर एग्जांपल मान लो, आप ये मानो कि एक साल है। इस पूरे साल में एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी या एक चैरिटेबल हॉस्पिटल ने कितने प्राइस की मेडिसिन कंज्यूम की, मतलब कितने प्राइस की मेडिसिन इन्होंने चैरिटेबल हॉस्पिटल ने इन पेशेंट्स में बांट दी। बेटे इसी की कैलकुलेशन मुझे सीखनी है, इसी की कैलकुलेशन मुझे सीखनी है। अब सर हमारी पॉइंट नंबर 2 आता है, सर हम ये सीख ही क्यों रहे हैं, ये क्या रीजन है, हमें क्यों निकालनी है? तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप लोगों को इसकी कैलकुलेशन करने की नेसेसिटी इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे को अगर एक्यूरेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी हो या फिर लॉस की भी, अगर हमें एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करनी हो तो जितने पीरियड की मैं इनकम कंसिडर करता हूं, मुझे एक्सपेंस भी तो उतने ही पीरियड के कंसिडर करने पड़ेंगे ना बच्चों। ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप लोगों ने 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो बच्चों ध्यान रखना आप लोगों को कि इस प्रिंसिपल को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को ये निकालना पड़ेगा कि एक साल के अंदर कितने रुपए की मेडिसिन कंज्यूम कर ली गई। अब सर इसे निकालने का तरीका क्या है? तो बच्चों मेरे साथ देखें, बहुत सरल तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कंज्यूमेबल आइटम्स को किस तरह से निकाला जाता है। देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल के साथ हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब मानो आपके घर में आपकी मम्मी है, वो खाना बनाती है। अब मान लो उन्होंने एक बाउल के अंदर एक बाउल के अंदर 6 चपाती
ऑलरेडी रखी हुई थी। अब मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने इसी बाउल में 10 चपाती और रख दी। साथ में भैया आए, भैया ने इसमें से कुछ चपाती कंज्यूम कर ली। अब हमें ये नहीं पता कितनी चपाती उन्होंने कंज्यूम की, लेकिन मान लो उन्होंने कुछ चपाती कंज्यूम कर ली। लेकिन जब मम्मी ने ये बाउल चेक किया तो उन्हें पता चला आफ्टर कंजम्पशन उनके बाउल में 8 चपाती हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि भैया ने कितनी चपाती कंज्यूम कर ली। तो बच्चों देखो कितना सरल है, आप जरा 2 मिनट दिमाग लगाना। देखो बेटे, आपके पास 6 चपाती ऑलरेडी थी, आपने 10 चपाती और उसमें आ गई, तो टोटल बेटे कितनी चपाती होनी चाहिए थी, 16। लेकिन बेटे उसके अंदर अब क्लोजिंग में है कितनी चपाती, सिर्फ 8। तो पक्का बेटे 8 चपाती कंज्यूम कर ली गई है। यही कंजम्पशन निकालने का हमारे पास एक पैटर्न है। तो फॉर एग्जांपल अब देखो, मान लो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उस चैरिटेबल हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल है, इसमें ₹40,000 की मेडिसिन पहले से थी। अब साल की स्टार्टिंग में यहां पर उनके पास मेडिसिन 40,000 की थी। फिर उन्होंने पूरे साल में, इस कंप्लीट ईयर में उन्होंने मेडिसिन परचेज की 2 लाख रुपीज की। तो बेटे बताओ, 40,000 रुपए की मेडिसिन पहले थी, 2 लाख की और मेडिसिन आ गई, तो टोटल मेडिसिन साल के अंत में कितनी होनी चाहिए थी, 2,40,000। बट बेटे हमारे पास साल के अंत में सिर्फ 50,000 रुपीज की मेडिसिन बची हुई है, 2,40,000 की तो है नहीं। तो बताओ पूरे साल में कितने रुपए की मेडिसिन उन्होंने कंज्यूम कर ली, कंज्यूम मतलब बांट दी अपने पेशेंट्स को, कितने रुपए की बेटे, 1,90,000 की। बिल्कुल करेक्ट बेटे, आपने क्या किया, आपने कहा 40 की थी, उसके बाद 2 लाख की और आ गई, तो 2,40,000 की आपके पास हो गई, लास्ट में आपके पास 50,000 की बची, तो यानी कि 1,90,000 की मेडिसिन आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। बच्चों ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। बच्चों इसी को आगे सीखने के लिए, क्योंकि अकाउंट के अंदर हमें ऐसे तो प्रेजेंट नहीं करना, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, अब इसको प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बच्चों, मैं आप लोगों को अब वो प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूं। तो आप लोग मेरे साथ साथ देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को आगे। आओ बच्चों, बेटे सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स। देखो क्या है, इट इज एक्सपेंस फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल एक्सपेंस है। आप मुझे बताओ, अभी अभी आप लोगों ने सीखा कि भाई जितने रुपए की मेडिसिन थी उसमें से हम लोग फ्री में बांट रहे हैं और पैसों में खरीद के ला रहे हैं, तो इट इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंस। बट आगे भी सुनो बेटे, व्हेन इट इज परचेज इन बल्क क्वांटिटी, अगर हम इसे बल्क क्वांटिटी में परचेज करके रखते हैं, यानी कि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, तो इट इज कंसिडर्ड एज एसेट्स। क्योंकि एसेट्स भी कंसिडर किया जाएगा, मालूम है क्यों बेटे, बिकॉज इट इज हेल्पफुल इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। तो बिजनेस ऑपरेशन को स्मूथ रन करने में आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ने वाली होती है, इसलिए एसेट भी कंसिडर किया जाता है। अब बेटे आगे देखते हैं। देखो बेटे इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मेट है, आप लोग प्लीज इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लें, आपको बहुत काम आएगा, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प करने वाला है। यही वो तरीका है जिसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो बेटे आप ध्यान से देखना इस फॉर्मेट को, क्योंकि एक एसेट अकाउंट है, दैट इज मेडिसिन अकाउंट, कंज्यूमेबल आइटम अकाउंट। तो मैंने इसके सामने आप लोगों को डेबिट और क्रेडिट अमाउंट लिखा हुआ है। और देखो असेट व्हेन इंक्रीज इट्स ऑलवेज डेबिटेड, व्हेन डिक्रीज इट्स ऑलवेज क्रेडिटेड। और वैसे भी असेट और एक्सपेंस के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस देखो बेटे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आपको शो हो रहा है, ये रहा बेटे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारे पास बैलेंस दे ही रखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बच्चों इसके बाद मैं आपसे आगे चलता हूं, इसी कंज्यूमेबल आइटम का हमारे पास साल के अंत का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ये दे दिया। इसके बाद बेटे जब मैंने इसको परचेज किया,
आप बेटा बोलते जर्नल एंट्री क्या करोगे? अगर आप लोगों से बोला जाए कि मेडिसिन परचेज करो, तो मेडिसिन खरीदने की जर्नल एंट्री क्या करोगे आप? मेडिसिन अकाउंट डेबिट टू कैश बेटे। लेकिन कैश अकाउंट का तो यहाँ पे हमने नाम क्या रख दिया था? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ा था। अगर आप लोगों को अभी भी इसे सीखने में दिक्कत आ रही है तो मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस को सीक्वेंस से देखते हैं, आपको चीजें समझ आएंगी। अब सुनो बेटे, रिसीट पेमेंट अकाउंट नाम रखा था तो आपने एंट्री की मेडिसिन अकाउंट डेबिट टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो मेडिसिन अकाउंट को क्या कर दिया बेटे आपने? डेबिट। तो देखो डेबिट साइड में मैंने लिखा टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज नॉर्मल लेजर पोस्टिंग बच्चों। इसके बाद मैंने इसे बैलेंस किया। मान लो मेरे पास 40,000 की मेडिसिन थी, 2 लाख की मैंने और खरीद ली तो 2,40,000 हो गया। उसके बाद मेरे पास क्लोजिंग में 50,000 की बच गई। तो बताओ बेटे मेरी कितनी मेडिसिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगी? 1,90,000 की। बेटे इसी की प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ हमारी स्लाइड में। आप प्लीज इसे ध्यान से देखें। देखिए बच्चों, ये बनाया मैंने तुम्हारे सामने एक मेडिसिन अकाउंट। अब बताओ बच्चों, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस बीडी में मेडिसिन कितने रुपए की थी? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40,000। मैंने बेटे परचेज कितने की? तो परचेज की मैंने जनरल एंट्री डाली होगी आपके सामने, दैट इज मेडिसिन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट रिप्लेस विद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो मेडिसिन अकाउंट डेबिट हो रहा है, लेजर पोस्ट कर दो टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दैट इज 2 लाख। अब बेटे साल के अंत में हमारे पास मेडिसिन कितने रुपए की बचनी चाहिए थी? बाय बैलेंस सीडी 2,40,000 की, लेकिन सिर्फ कितने रुपए की बची हुई है? 50,000 की। इसी से हमें पता चल गया बेटे बाय बैलेंस सॉरी बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा बेटे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि खर्चे को मैं इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करता हूं, दैट इज 1,90,000। ये था बेटे हमारा एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, कह रहा है इस फॉर्मेट के बाद इट इज असेट अकाउंट, सो ओपनिंग बैलेंस इन डेबिट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस इन क्रेडिट साइड। इट इज asset purchase. If asset purchase in cash, then asset increase and should be debited in assets account and receipt payment account. बेटे इसके बाद मैं आप लोगों को जो आगे डिस्कस करूंगा, ये देखिए प्लीज। ये क्वेश्चन है बच्चों, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को चीजें समझ आएंगी। आप लोग खुद से भी इसे कर सकते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ इसे ट्राई करें, पहले आप ट्राई करें उसके बाद मैं आपको कराता हूं। क्वेश्चन कह रहा है एक चैरिटेबल हॉस्पिटल हैज ओपनिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन इज 30,000, न्यू मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज रुपीज 1 लाख एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन इज 45,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। कुछ बच्चों ने तो फॉर्मेट को यूज किए बगैर भी आंसर निकाल दिया होगा। बोला कि 30 के पहले से थी, 1 लाख की खरीदी तो 1,30,000 होनी चाहिए थी। इसमें से सिर्फ कितनी बची बेटे? 45,000। तो 85,000 रुपीज की मेडिसिन हम लोगों ने कंज्यूम कर ली। बच्चों अब आप इसके सॉल्यूशन को देखें जो आपको पेपर में करना है। हम लोग सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 30,000, फिर बैलेंस सीडी लिखेंगे 45,000। रिसीट पेमेंट में 1 लाख रुपीज की हमने मेडिसिन खरीदी है। मेडिसिन व्हेन इंक्रीज इट्स ऑलवेज डेबिटेड, और जिससे हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर बच के आ जाएगा 85,000। That's our answer. बेटा इसके एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दिया है। Here medicine account is balance is 30,000, new medicine purchase 1 lakh, so medicine becomes 1,30,000, but at end medicine remains worth rupees 45,000 only, so remaining balance is consumed by the hospital for the purpose of distribution to patients. ये था बेटे हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने आप लोगों को मेडिसिन अकाउंट बनाना सिखाया। इससे आगे हम और देखते हैं अपनी स्लाइड्स के साथ। आओ बच्चों देखो जरा, ये तो जो मैंने तुम्हें सिखाया बेटे ये तो बिल्कुल नॉर्मल और बहुत इजी सा क्वेश्चन था। लेकिन आपको पता है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप नहीं किए जाते हैं। एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को इंप्रूव करेगा और बढ़ाएगा, और आप लोगों को इसको देखना है। देखो बेटे, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन गिवन हो, मान लो 40,000, और आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन भी गिवन हो, मान लो 80,000,
और आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर फॉर मेडिसिन भी गिवन हो, ₹1,00,000, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर फॉर मेडिसिन भी गिवन हो, ₹30,000। और साथ में आपको बेटे ये भी बता दें, पेमेंट मेड फॉर मेडिसिन ₹2,00,000। तो बेटे इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हमें क्रेडिटर दे दिए गए हैं। बेटे क्रेडिटर देने का पर्पज उसका ये है कि वो आपको बताना चाहता है कि हॉस्पिटल जो मेडिसिन खरीदता है वो सारी की सारी क्रेडिट पे है। बेटे वैसे रियल वर्ल्ड के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा मेडिसिन कैश में खरीदी गई है क्रेडिट में, लेकिन सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें अज्यूम भी करना होता है कि मेडिसिन हम लोगों ने अभी क्रेडिट में ही खरीदी है। तो आप लोग देखें इसे प्लीज, क्योंकि मेडिसिन के साथ आपको क्रेडिट अकाउंट भी गिवन है, इसलिए हम इसे क्रेडिट ही मानेंगे। तो यहाँ पर इसका देखेंगे बेटे सॉल्यूशन। तो बेटे इसका सॉल्यूशन देखते हुए आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। मैंने आपके सामने बनाया है एक मेडिसिन अकाउंट, और साथ में ही बनाया है बेटे एक क्रेडिट अकाउंट। अब बेटे क्रेडिट एक लाइबिलिटी है और मेडिसिन एक असेट। तो मेडिसिन का ओपनिंग बैलेंस बेटे हमारे पास कितना दे रखा है? अभी अभी आपने क्वेश्चन में देखा ना, ओपनिंग में कितना बैलेंस था? ओपनिंग में बैलेंस था बेटे 40,000, और क्लोजिंग में बैलेंस था बेटे 80,000। फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर कितना था बेटे? बैलेंस बीडी कितना था? 1,00,000। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर कितना था बेटे? 30,000। अब कह रहा है बेटे पेमेंट मेड फॉर मेडिसिन 2,00,000। आप बताओ आपने पेमेंट की मेडिसिन के लिए क्रेडिटर को, तो व्हेन लायबिलिटी डिक्रीज इट्स ऑलवेज डेबिटेड। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिसीट एंड पेमेंट, आपने पैसे दे दिए, अमाउंट दिया बेटे कितना? 2,00,000। तो बेटा आपने जनरल एंट्री देखोगे कि क्रेडिट अकाउंट क्या किया? डेबिट, तो डेबिट करो टू रिसीट एंड पेमेंट 2,00,000। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, अकाउंट्स को रीड करना सीखो। देखो कह रहा है 1,00,000 रुपए के आपके पास क्रेडिटर थे, 2,00,000 के आपने पेमेंट भी कर दी, उसके बाद भी अभी 30,000 के क्रेडिटर हैं। बेटा एक बात बताओ, आपके सर पे 1,00,000 रुपए का कर्जा था, आपने 2,00,000 का कर्जा चुका भी दिया, और उसके बाद भी आपको 30,000 का कर्जा चुकाना है, तो इसका मतलब आपने कुछ गुड्स परचेज किए होंगे, यानी कि मेडिसिन परचेज की होंगी। बाय मेडिसिन के नाम से आपके पास आ जाएंगे 2,30,000 माइनस 1,00,000, यानी कि 2,00,000, सॉरी 1,30,000। अब ये 1,30,000 से आपकी मेडिसिन बढ़ जाएंगी, जो आपके यहां पहुंचेंगी टू क्रेडिटर 1,30,000। अब देखो बेटे 40,000 की मेडिसिन पहले से थी, 1,30,000 की और आ गई, तो टोटल 1,70,000 की मेडिसिन बची। तो 1,70,000 की मेडिसिन में से आपके पास सिर्फ 80,000 की मेडिसिन बची हुई है। तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपने कितने रुपए की मेडिसिन कंज्यूम कर ली होगी बेटे? कितने रुपए की बेटे? 90,000 की। बेटे समझ आया आपको? इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप बस खुद सोच के देखो कि आपके क्रेडिटर क्यों बढ़े, क्योंकि आपने मेडिसिन परचेज की। और जैसे बेटा आपने मेडिसिन परचेज की, तो मेडिसिन परचेज करने से आपकी मेडिसिन बढ़ गई। मेडिसिन के बढ़ते ही आप पे 40,000 की मेडिसिन थी, 1,30,000 की और आ गई, और 80,000 की बची है, तो पक्का आपने 90,000 रुपीज की मेडिसिन कंज्यूम कर ली होगी। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक भी बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं बच्चों एक नए क्वेश्चन के साथ। अजम्पशन बेस्ड है सब कुछ, ध्यान से देखें। मान लो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है 30,000, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन भी दिया हुआ है 50,000, हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर भी दिए हुए हैं 30,000, हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर भी दिए हुए हैं 40,000। हमें साथ में एक बात और इंफॉर्मेशन दी है, ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर ₹1,00,000। फिर बेटे क्लोजिंग एडवांस
टू क्रेडिटर ₹80,000। साथ में मैं बता रखा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ₹3 लाख। देखो बेटे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़ा नहीं है बेटे, बहुत इजी है। आप इसके सॉल्यूशन पे आए मेरे साथ, उम्मीद करूंगा आपको समझ आएगा बहुत बढ़िया से। ये तो बच्चों मैंने इसका सॉल्यूशन किया, ये इसका सॉल्यूशन है। मैं आप लोगों के सामने दो अकाउंट बनाऊंगा, एक मेडिसिन अकाउंट बनाऊंगा जैसे अभी तक बनाते आए हैं हम लोग, इसके साथ ही एक क्रेडिट अकाउंट बनाऊंगा जो अभी तक भी बनाते आए हैं हम लोग। देखो 4 फिगर डालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। ये चारों फिगर मैं आप लोगों के सामने पहुंचा रहा हूं ऊपर क्वेश्चन में देखते हुए, आप ध्यान से देखें। देखो बेटे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन दे रखा है 30,000। कितना बैलेंस दे रखा है बच्चों? 30,000। ये लो बेटा मैंने 30,000 लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन दे रखा है बेटे मेरे पास 50,000। लो बच्चों ये 50,000 लिख दिया। ऐसे ओपनिंग क्रेडिटर बेटे कितना दे रखा है? देखो ओपनिंग क्रेडिटर दे रखा है 30,000, और इसी तरह बेटे क्लोजिंग क्रेडिटर कितना दे रखा है? 40,000। लो बेटे ये कितना दे रखा है? 40,000। अब आपको कह रहा है ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर। बेटे अब इसको थोड़ा देखो, अजीब सी बात है सर, आपने क्रेडिटर को एडवांस दे रखा है। हाँ बेटे क्रेडिटर को एडवांस। अब देखो क्रेडिटर तो वो लोग होते हैं जिनसे मैंने सामान परचेज किया है, लेकिन मान लो कोई एक स्पेसिफिक गुड्स है जो मेरे को मंगाने में मेरे को उनको एडवांस पेमेंट करनी पड़ी। समटाइम्स मुझे उनको एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है, किस लिए? कि किसी पर्टिकुलर गुड्स को वापस नहीं लेंगे या कुछ एडवांस पेमेंट मुझसे मांग रहे हैं किसी चीज के लिए। मान लो मैंने उनको एडवांस पे कर रखा है, तो एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर इज आवर असेट्स। और असेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा बेटे? कहाँ जाएगा? क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, यानी कि यहाँ पर आएगा बैलेंस बीडी, डेट इज 1 लाख। 1 लाख ही है ना? इट डेट इज 1 लाख, हाँ। और क्लोजिंग एडवांस हमारा क्लोजिंग है बेटे, देखो ये आ गया, डेट इज 80,000। अब आपको कह रहा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 3 लाख। ये तो तुम्हें पता ही है बेटे कि पेमेंट क्रेडिटर को करेंगे तो हमारे पास से पैसे जाएंगे, तो टू रिसीट एंड पेमेंट डेट इज 3 लाख। अब बैलेंस कैसे करेंगे बेटे? पहले क्रेडिटर अकाउंट को देखो, 1,30,000, 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 40,000 माइनस 1,30,000 और माइनस 80,000। तो बेटे 2,30,000 रुपीज का आपने क्या परचेज कर लिया? बाय मेडिसिन। 2,30,000 रुपीज की मेडिसिन आपने परचेज की, जो सीधा ऊपर पहुंचेगी बेटे टू क्रेडिटर 2,30,000। इसी के साथ अब देखो बेटे आप लोग 30,000 की मेडिसिन थी, 2,30,000 की और परचेज कर ली, जिसमें से हमारे पास मेडिसिन कितने रुपए की बची हुई है? सिर्फ और सिर्फ 50,000 की। तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटे, ये क्या आंसर निकलेगा? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2,10,000। था ना बेटे इजी? अगर आप लोग समझेंगे समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछो। सिर्फ इसके अंदर बेटे दो ही डाउट आ सकते हैं, सर पेमेंट मेड टू क्रेडिटर कैसे करना है या ये ट्रांसफर क्यों करना है? बेटे दीज आर द जर्नल एंट्रीज, बहुत बेसिक जर्नल एंट्री है। आप खुद सोच के देखो, मैंने यहाँ पे पेमेंट की, कैसे की? मैंने की क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रिसीट एंड पेमेंट, कर दी बेटे। तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट हो गया, देखो लेजर पोस्टिंग। अब दिक्कत है सर ये मेडिसिन यहाँ पर, ये मेडिसिन कैसे आई 2,30,000 और ये ऊपर कैसे चली गई, यहाँ ऊपर कैसे चली गई? तो बेटे सुनो, जब आप क्रेडिटर से मेडिसिन खरीदते हो उधार पे तो जर्नल एंट्री क्या करते हो? मेडिसिन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब ये लेजर पोस्टिंग दोनों अकाउंट में जाएगी, तो मेडिसिन अकाउंट डेबिट, देखो ये गया, और क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट, किस नाम से? अलग अलग नाम से। बट आप ध्यान से देखोगे तो आपको जर्नल एंट्री से है कुछ भी देखो, जर्नल एंट्री इज द बेसिक रूल्स फॉर द अकाउंटिंग। और मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि आप लोग बहुत आराम से इसे कर सकते हो, टफ नहीं है, सब कुछ इजी है। और इसी के साथ
आप लोगों को कुछ मैं आपको और आगे लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन अभी आप रुको, थोड़ी देर रुको बच्चों। ये कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो गया है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पेंडिंग है। अगली क्लास में मैं आप लोगों को यहीं से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे आज बहुत छोटी छोटी दो पिछली क्लास की टॉपिक्स को कवर करना है। तो आज का आप प्लीज होमवर्क नोट करें। आज का हमारा होमवर्क है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 25 टू क्वेश्चन नंबर 30 बेटे, ये 30 लिखा हुआ है बेटे। क्वेश्चन नंबर 25 टू क्वेश्चन नंबर 30 टीएस ग्रेवल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इलिस्ट्रेशन पे फोकस मत क्या करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अपने हाथ से सॉल्व करोगे, उतने ही क्वेश्चंस के आप महारथी बनते चले जाओगे। और मेरे साथ अकाउंटेंसी को करते जाओ। आप लोग ऐसा फील नहीं आने दूंगा मैं आप लोगों को कि आपको अकाउंटेंसी नहीं आ रही है। अकाउंटेंसी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। बच्चों आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक और कवर करने जा रहा हूं, जो हमारा प्रीवियस क्लास में पेंडिंग बच गया था। दो मीनिंग्स थे बेटे हमारे। हमारा एक मीनिंग्स था जो मैंने आप लोगों को बताना था, डेट इज ऑनरियम। डेट इज ऑनरियम। बट ऑनरियम का मीनिंग होता है किसी के ऑनर में पेमेंट करना, पेमेंट इन ऑनर, किसी के ऑनर में पेमेंट करना। मान लो एक स्पोर्ट्स क्लब है, अब स्पोर्ट्स क्लब बड़े बड़े कोच को बुलाता है, अपने यहाँ पे बुलाता है, उनको कुछ पेमेंट करता है, तो वो सब आने के जो पेमेंट लेते हैं डेट इज कंसिडर्ड एज ऑनरियम। या कोई हॉस्पिटल है, कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, वो यहाँ पर कुछ सिटिंग्स देते हैं 2 और 3, उसके बदले में एक मिनिमम अमाउंट जो लाइक ए सैलरी वो दिया जो जाता है, डेट इज कंसिडर्ड एज ऑनरियम। ठीक है बेटे, एक तो मुझे ऑनरियम बताना था। इट इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंस, इट इज एक्सपेंस एंड डेबिट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटे ये एक मेरे को ट्रीटमेंट आप लोगों को बतानी थी ऑनरियम की, जो मुझे मैंने आप लोगों को कवर करके दी। एक बेटे बहुत छोटा सा है, ये भी बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा। एक है हायर ऑफ ग्राउंड। बेटे वर्ड बार बार बाबा आपको क्वेश्चन में आता है, आप लोग मुझसे पूछते हो सर हायर किया है तो ये खर्चा है या इनकम है। बेटे हमसे किसी ने हायर किया है, हम लोग तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। किसी ने हमारा ग्राउंड लिया होगा कोई टूर्नामेंट कराने के लिए, या वट एवर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उसका जो रिवेन्यू है इट इज कंसिडर्ड एज इनकम। ये इनकम होता है बेटे, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और बेटे एक टर्म और है जो आप लोगों को बहुत ज्यादा दुखी करती है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। बेटे ये मैंने कल की क्लास में जानबूझ के कवर नहीं की थी, मेरे पास टाइम भी था फिर भी नहीं कवर की थी। इसका रीजन था बेटे क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। देखो बेटे जो मैंने तुम्हें स्पोर्ट्स मेटल के बारे में आज बातें बताई है ना, आपको पता है स्पोर्ट्स मेटल एक कंज्यूमेबल आइटम है। तो बेटे कंज्यूमेबल आइटम बेसिकली वो कंज्यूम हो चुका है, वो खराब हो चुका है, टूटे फूटे ही होंगे। तो पता है जब भी आपको इसकी सेल दे रखी हो और इसकी बुक वैल्यू के बारे में कुछ ना बता रखा हो, तो आप मानोगे इसकी बुक वैल्यू उस वक्त कितनी है, 0। और जितने रुपए की भी तुमने सेल की है ना, जितने रुपए की भी तुमने सेल की है, इट इज कंसिडर्ड एज इनकम एंड क्रेडिट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और सुनो, ये कभी भी तुम्हारे स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। ये पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटे तुमने अज्यूम कर लिया है कि उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है, यानी कि तुम उसे पहले ही कंज्यूम कर चुके हो। तो ये तुम्हारे पास वेस्टेज था, वेस्ट मटेरियल जो तुमने सेल किया है। और बेटे अगर इसकी बुक वैल्यू दे रखी हो तो वी हैव टू कंसिडर, वी हैव टू गिव जर्नल एंट्री एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, और जिससे हमारे कंज्यूमर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या स्पोर्ट्स आइटम्स को कवर करूंगा। अगली क्लास में हम कुछ 2-4 क्वेश्चंस के साथ और मिलेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और होमवर्क्स बेटा जरूर करना। इस कॉन्सेप्ट्स को और इससे पिछले वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देख सकते हैं। ओके जी, बाय, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
बच्चों फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को मेरे प्रीवियस सारे लेक्चर्स को सिक्वेंसली देखना चाहिए, और फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे आप लोग अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकें और जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कवर कर सकें, बिकॉज ए वायरस इज नॉट एनफ टू स्टॉप यू। थैंक यू।